चलिए बेटा मिला करते हैं। यस्टरडे FAR 2 का सिलेबस डिटेल में आपके साथ डिस्कस कर लिया था और डिसाइड करा था कि IFRS 16 लीजेस से अपना सिलेबस हम स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर IFRS की बुक आपके पास ऑलरेडी है तो बेटा बुक लेकर आ जाइएगा, और अगर आपको स्टैंडर्ड की फिजिकल कॉपी चाहिए तो वो बुक शॉप में अवेलेबल है, उसे परचेज करके ले आइएगा। ये कल मैं आपको बोल कर गया था, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड से कुछ पैराग्राफ रीड करके कॉन्सेप्ट डेवलप करने, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस पर जाएंगे। IAS 16 तो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज IFRS 16 है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। लीजेस इसका नाम है। कल बैकग्राउंड में बताया था कि ओल्ड डेज में ये IAS 17 कहलाता था और नाम उसका वही था लीजेस, लेकिन अब IAS 17 खत्म हो गया और वो IFRS 16 में कन्वर्ट हो गया। टॉपिक अच्छा है और इसका ज्यादातर प्रैक्टिकल सवाल ही आता है। आज तक पूरे पास पेपर में इसका सिर्फ एक दफा 3 मार्क्स का थ्योरी का कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सवाल आया था, अदरवाइज हमेशा प्रैक्टिकली पूछा जाता है। नया चैप्टर है। पहले मैं इस पूरे IAS की समरी आपको सुना दूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन बातों को डिटेल में पढ़ते हैं। लीज इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। जब आप कहते हो लीज, ये बेटा एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। इस IAS में लीज की जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें लिखा हुआ है लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, ठीक है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी अपना एसेट किसी और पार्टी को यूज करने का राइट दे दे। जो पार्टी ये राइट देगी वो कहलाएगी लेसर, और जिसे ये राइट दिया जाएगा वो कहलाएगा लेसी। कॉन्सेप्ट बेटा कुछ ये बनता है कि अगर किसी कंपनी को एसेट्स की जरूरत है तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मान लो आपको अपनी फैक्ट्री के लिए 10 करोड़ की मशीनें खरीदनी है और पैसा आपके पास बहुत है, तो आप सिंपली क्या करोगे, अपने पैसों में से 10 करोड़ की मशीनें खरीद के इस्तेमाल करने लग जाओगे। फिर तो कोई लीज वीज बीच में नहीं आ रहा। ऑप्शन और भी अवेलेबल है। कैश की शॉर्टेज है, आपने कहा किसी बैंक से लोन ले लेते हैं। IAS 23 में हमने पढ़ा था आजकल बैंक हर काम के लिए लोन देते हैं। आप लोन ले लो, लोन लेके मशीनें परचेज कर लो। एक तरीका ये भी अवेलेबल है। प्रैक्टिकल लाइफ में एक तरीका और अवेलेबल है। कुछ कंपनीज लीजिंग कंपनीज कहलाती हैं। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं। इनके पास या तो पैसा अवेलेबल होता है या ये मार्केट से पैसा अरेंज करना जानते हैं। आप इनके पास जाओ, जाकर इनसे बातचीत करो, अपनी रिक्वायरमेंट बताओ। ये अपने पैसों से आपको एसेट परचेज करके देंगे और आपसे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। उन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपके साथ डिसाइड की जाएंगी। अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं तो आप एग्री कर लो, नहीं है तो आप उनको मना कर दो भाई। वो फिर आपको एसेट परचेज करके दे देंगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में पेमेंट डिसाइड हुई है आप इंस्टॉलमेंट की शक्ल में पेमेंट करते चले जाना। अब इसमें इनका इंटरेस्ट क्या होता है? इनका इंटरेस्ट बेटा दो तरह का होता है। या तो जो एसेट वो आपसे ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, उसमें वो इंटरेस्ट कमा रहे होंगे, और दूसरा ऑप्शन ये होता है वो ये कहते हैं एसेट हमारा है, हम आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, आप जो भी इसके पैसे भरोगे वो बेसिकली आप उसका रेंट हमें पे कर रहे हो। तो या तो ये इंटरेस्ट कमा रहे होते हैं
या एसेट को किराए पर देकर उसका रेंट कमा रहे होते हैं। ये दो तरह की इनकम अपने पास इस्तेमाल करेंगे। जब ये आईएएस आप पढ़ोगे और आपने सुना एक वो पार्टी है जो एसेट लीज पर दे रही है, उसका नाम है लेसर, एक वो जो एसेट लीज पे ले रही है उसका नाम है लेसी, तो यहीं से दो अकाउंटिंग बन गई। एग्जाम में सवाल या तो लेसर का आएगा या लेसी का आएगा। बोलेगा लेसर का काम करके दिखाओ या बोलेगा लेसी का काम करके दिखाओ, कभी कभी दोनों का भी पूछ लेता है एक साथ। फिर ये आईएएस आगे बढ़ता है, हमें सिखाएगा कि लीज की दो क्लासिफिकेशंस होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में लीज की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बहुत सारी क्लासिफिकेशन होती हैं, ये आईएएस उनको नहीं मानता। ये बोलता है भाई तुम अपनी मर्जी से जो चाहे नाम रख लो, हम तो सिर्फ दो टाइप की लीज जानते हैं। एक लीज को ये बोलेगा फाइनेंस लीज और दूसरे को ये बोलेगा ऑपरेटिंग लीज। ये बोलेगा तीसरी कोई लीज नहीं होती हमारे हिसाब से। आपकी अकाउंटिंग और बढ़ गई। अगर आप लेसर हो, फाइनेंस लीज पर एसेट दे रहे हो तो क्या करोगे, ऑपरेटिंग लीज पर दे रहे हो तो अब आप क्या करोगे, और अगर आप लेसी हो, फाइनेंस लीज पे ले रहे हो अब आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग लीज पे बेटा ले रहे हो अब आप क्या करोगे। बात और आगे बढ़ाते हैं। फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज पता कैसे चलती है, तो इसके लिए इन्होंने एक डेफिनेशन दी हुई है। वो कहते हैं फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हम इस्तेमाल करने वाले पर डाल देते हैं। डेफिनेशन अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा डिटेल में आपको। फिर हमने कहा भाई ऑपरेटिंग लीज कौन सी होती है, तो ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से समझ लो। एक ऐसी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं होती, बस वो कौन होती है, वो ऑपरेटिंग लीज होती है। फिर ये आईएएस आगे बढ़ेगा, हमें कुछ स्पेशल अकाउंटिंग सिखाएगा, और ये जो स्पेशल अकाउंटिंग सिखाता है ये पेपर में रिसेंटली काफी बार पूछी गई है। ये भी समझाएगा लेसर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल लेसर और दूसरा जो पेपर में आता है उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर। नॉर्मल लेसर उस लेसर को कहा जाता है, लोग जाते हैं जाके बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए लीज पर, वो मार्केट से गाड़ी खरीद के लीज पर दे देगा। लोग जाके बोल रहे हैं मुझे मशीनें चाहिए लीज पर, वो मार्केट से मशीनें खरीद के आपको लीज पे दे देगा। फिर ये मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर कौन होता है, मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर हम उस लेसर को कहते हैं जो प्योर लीज का बिजनेस नहीं करता। वो तो या तो किसी एसेट का मैन्युफैक्चरर होता है या उसका डीलर होता है, लेकिन कभी कभी वो अपना एसेट लीज पर भी देना शुरू कर देता है। एग्जांपल बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। एक नॉर्मल कार भी आराम से 35-40 लाख से कम की नहीं मिल रही, ठीक है सर। और जो और बड़ी गाड़ियां हैं उनकी प्राइस तो बेटा कई कई करोड़ों में चली गई है। मान लो टोयोटा कंपनी अभी कह दे हम गाड़ियां बना बना के बेचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के पास बहुत पैसा है, तो प्राइस कुछ भी हो जाए गाड़ियां खूब बिक रही हैं और ओन पे बिक रही हैं, ठीक है। चलो हम बात को पॉजिटिव लेते हैं, एक नॉर्मल कंट्री की बात करते हैं। गाड़ियों की प्राइस खतरनाक हद तक बढ़ गई है और इतने सारे पैसे कैश निकालकर गाड़ियां खरीदना लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा। इस वजह से हमारी गाड़ियों की सेल गिर रही है। टोयोटा कंपनी परेशान हो गई। उन्होंने कस्टमर को ऑफर किया कि अगर आपके पास कैश है आप कैश लेकर आओ, गाड़ी हमसे कैश पे लेके जाओ, और अगर आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है आके हमसे बातचीत करो, हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यही गाड़ी आपको लीज पे दे देंगे। लीज पर गाड़ियां देना टोयोटा कंपनी का मेन बिजनेस नहीं है, वो तो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर हैं, लेकिन ना सिर्फ वो उन गाड़ियों को बना रहे हैं बल्कि उन गाड़ियों को वो लीज पर भी दे रहे हैं। तो बेटा वो कौन बन गए, मैन्युफैक्चरर लेसर। एग्जाम्पल फिर बदलते हैं। मान लें हमारा पाकिस्तान में बिजनेस है और बिजनेस ये है हम पाकिस्तान में जनरेटर बेचते हैं, और इसके लिए
हमने किसी जापान की अच्छी कंपनी की डीलरशिप ली हुई है। जापान की कंपनी जो भी जनरेटर बनाती है उनके सारे जनरेटर पाकिस्तान में हम मंगवाते हैं और पाकिस्तान में हम बेचते हैं। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस है, सबको पता है, लोग जनरेटर परचेज करते हैं, लेकिन ये जनरेटर बाहर से आ रहे हैं, इंपोर्ट होकर आ रहे हैं। इंपोर्ट ड्यूटी भी काफी बढ़ी हुई है इस वक्त, प्लस डॉलर के रेट भी काफी बढ़े हुए हैं और महंगाई अपनी जगह वैसे ही है, जनरेटर भी महंगे होना शुरू हो गए। जो हमारे छोटे जनरेटर हैं 10, 15, 20, 50 हजार, लाख, 2 लाख वाले, वो तो आराम से बिक रहे हैं। ये जो हमारे बड़े जनरेटर हैं 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वाले, लोग आते हैं, पूछते हैं, बिक नहीं रहे, क्या बोलते हैं, बहुत महंगे हो गए। हमने कस्टमर को चॉइस दी, हमने कहा भाईजान आइए, और अगर आपके पास कैश अवेलेबल है तो आप ये बड़े जनरेटर कैश पे ले लें, और अगर कैश अवेलेबल नहीं भी है, जब भी आके हमसे बातचीत करें, अगर हमारी बातचीत बन गई तो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, हम यही जनरेटर आपको लीज पर दे देंगे। लीज पर जनरेटर देना हमारा बिजनेस नहीं है, हम तो जनरेटर के डीलर हैं, लेकिन हम एज अ डीलर कैश पे भी बेच रहे हैं और एज अ डीलर लीज पर भी दे रहे हैं। अब हम बन गए डीलर लेसर। अगली बात समझ में? तो बेटा पेपर में रिसेंटली कुछ सवाल आए हैं जो डीलर या मैन्युफैक्चरर लेसर के आए, इसमें कह रहा था ये स्पेशल एरिया पेपर में अभी रिसेंटली काफी पूछा गया है। तो लेसर भी दो हो गए, कौन से? एक नॉर्मल लेसर। नॉर्मल लेसर क्या करता है? कैश अपने पास से अरेंज करता है, मार्केट से आपका रिक्वायर्ड एसेट खरीद कर आपको दे देगा और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आपसे पेमेंट ले लेगा। और एक होता है मैन्युफैक्चरर या डीलर लेसर, जो एसेट को या तो बना रहा होता है या उसका वो डीलर होता है, और कभी कभी एसेट को वो लीज पर भी देना शुरू कर देता है। इनकी अकाउंटिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। आईएएस बदल गया है, उस बदले हुए आईएएस के अंदर पहले क्या था वो तो आपको अब जानना बेकार है, लेकिन जहां जहां तब्दीली आई है थोड़ा सा मैं बताता हुआ चलता हूं। पुराने आईएएस में लेसी की दो अकाउंटिंग थी। अगर आप लेसी हो, फाइनेंस लीज पे एसेट लाओगे तो अकाउंटिंग कुछ और थी, ऑपरेटिंग लीज पे लाओगे अकाउंटिंग कुछ और थी। नए आईएएस में इन्होंने लेसी की अकाउंटिंग बिल्कुल बदल दी। अब लेसी के लिए ये कर दिया है, अगर आप लेसी हो, फाइनेंस लीज पे लाओ या ऑपरेटिंग लीज पे लाओ, आपने काम एक ही करना है। पहले दो काम थे, अब काम वो ही करना है, ठीक है? लेसी का काम बदल दिया। नए आईएएस में लेसर का काम नहीं बदला है। अगर आप लेसर हो, एसेट फाइनेंस लीज पर दोगे, आज भी वही अकाउंटिंग करनी है जो पहले करते थे, और ऑपरेटिंग पे दोगे, आज भी डिफरेंट अकाउंटिंग है फाइनेंस से जो पहले करते थे। तो काम किसका बदल गया? लेसी का, लेसर का नहीं बदला है। फिर इस नए आईएएस में एक काम बिल्कुल बदल गया है, लेकिन अच्छी बात वो आपके सिलेबस से अब हट गया है। कल बताया था सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन एक स्पेशल ट्रांजेक्शन, कल उसका मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया था, लेकिन सिलेबस में अब नहीं है। इसकी अकाउंटिंग मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुकी है, और जो नई अकाउंटिंग आई है, सच बोल रहा हूं, उसे समझना इतना आसान काम नहीं है। बड़ा टाइम लगता था मुझे बच्चों को समझाने में, जब काफी एग्जाम्पल करवा लिया करता था, फिर उनको समझ में आता था अच्छा अच्छा ये हो क्या रहा है। पेपर में 3 बार उसके सवाल भी आए थे और सब आराम से कर आए थे। अब सेल एंड लीज बैक सिलेबस में नहीं है, लेकिन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्सेप्ट पता ना हो, सिर्फ आइडिया दे रहा हूं ये कॉन्सेप्ट था क्या जो पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा। सेल एंड लीज बैक एक स्पेशल ट्रांजेक्शन होती है, और ये ट्रांजेक्शन उस वक्त की जाती है जब कंपनी के पास शॉर्टेज ऑफ कैश हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी इस वक्त कैश की लिक्विडिटी प्रॉब्लम का शिकार है। लिक्विडिटी रेशियो पढ़े थे ना आप लोगों ने, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है, कैश नहीं है। अब क्या करें? आखिरी हल ये समझ में आ रहा है, कंपनी के एसेट बेचना शुरू करो, बेचकर कैश लेकर आओ। हमने कहा भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
बेचने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा अच्छा एसेट वो है प्लांट एंड मशीन। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीन बेच देंगे तो भी काम कैसे करेंगे? किसी ने बोला प्लांट एंड मशीन नहीं बेचोगे तो कैश नहीं आएगा, और कैश के बगैर भी काम नहीं हो पा रहा। अब कॉन्सेप्ट क्या है? कैश चाहिए चाहिए, प्लांट एंड मशीन बेचना पड़ेगा, और प्लांट एंड मशीन को बेचे बगैर गुजारा नहीं है, लेकिन प्लांट एंड मशीन को बेच दिया फिर भी गुजारा नहीं है। अब करें तो क्या करें? ठीक है, आइडिया जहन में आया। हम पहुंचे किसी लीजिंग कंपनी के पास। हमने कहा भाईजान एक काम करोगे? खुल के बोलते हैं हमें पैसों की जरूरत है, हमारे पास 50 करोड़ की मशीन है, वो 50 करोड़ की मशीनें आप परचेज कर लो और हमें 50 करोड़ रुपए दे दो। लीजिंग कंपनी ने बोला उन मशीनों का हम क्या करेंगे? मैंने कहा वही मशीनें दोबारा मुझे लीज पे दे दो। उन्होंने कहा बात समझ में नहीं आई। मैंने कहा देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, 50 करोड़ की मशीनें हैं, आप खरीद लो, मुझे 50 करोड़ रुपए दे दो, मेरे पास कैश आ जाएगा, मशीनें तुम्हारी हो गई, लेकिन मुझे ये मशीनें इस्तेमाल के लिए दोबारा चाहिए, तुम इन्हीं मशीनों को मुझे दोबारा लीज पे दे दो। मैंने लीजिंग कंपनी को बोला तुम्हारा बिजनेस क्या है? उन्होंने कहा हमारा बिजनेस ये है, एसिड खरीद के लोगों को यूज करने के लिए देते हैं। मैंने कहा मैं भी तो ये कह रहा हूं, फर्क इतना सा है, मुझसे ही खरीदो और दोबारा मुझे ही यूज करने के लिए दे दो। मशीनें फिजिकली कहीं नहीं जाएंगी, मतलब ऐसा नहीं होगा पहले मशीनें डिसमेंटल कर लो, घर ले जाओ, फिर दोबारा लाके लगा दो। दो कॉन्ट्रैक्ट होंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट मशीनें लीगली तुम्हारी हो गई, लाओ पैसे दे दो, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जो तुम्हारी मशीनें हैं मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दो, मैं तुम्हारे पैसे इंस्टॉलमेंट में उतार दूंगा, तुम भी कमा लेना और मेरे पास दोनों फायदे हो गए, कैश भी आ जाएगा और मशीनें फिजिकली कहीं जाएंगी भी नहीं। ऐसी ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन। पहले किसी एसेट को सेल करा और फिर दोबारा लीज पे लेकर आ गए। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो यहां पर आईएएस में समझाया जाता है कि भाई देखना पड़ेगा जब सेल करा लीज पे लाए, फाइनेंस लीज पे लाए या ऑपरेटिंग लीज पे लाए। फाइनेंस लीज पे लाए तो अकाउंटिंग कुछ और है, ऑपरेटिंग लीज पे लाए तो अकाउंटिंग कुछ और है। फिर इसमें एक नया मसला था जो थोड़ा देर से समझ में आता था बच्चों को। उसमें नया मसला ये था, देखना पड़ेगा एसिड पूरा पूरा बेचा है या थोड़ा बहुत बेचा है। आपने कहा समाज जी कैसी बातें कर रहा हो यार, बेचने का मतलब है पूरा ही बिका होगा। वो कहता था नहीं, देखना पड़ता था आपने जितने पैसों में बेचा है उन पैसों की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकल रही है। प्रेजेंट वैल्यू को फेयर वैल्यू से कंपेयर करके एक रेशियो बनता था, उससे पता चलता था कि आपने एसिड पूरा बेचा है या थोड़ा बहुत बेचा है। अगर पूरा बेचा है तो अकाउंटिंग कुछ और है, थोड़ा बहुत बेचा है तो अकाउंटिंग कुछ और है। मैंने जस्ट इस कॉन्सेप्ट का बेटा आपको आइडिया दे दिया है। फिर बोल रहा हूं पास पेपर में इसके 3 सवाल मौजूद हैं, लेकिन अब 2019 से आगे सिलेबस से इसको हटा दिया। कॉन्सेप्ट का सिर्फ नाम याद रखना, नाम क्या है? सेल एंड रीपरचेज लीज बैक ट्रांजैक्शन। अब बोल रहा हूँ सर माजिद जब ये चीज सिलेबस में है नहीं तो आपने इसका हमें कॉन्सेप्ट देने की कोशिश क्यों करी? मैंने बेटा एक साथ दो काम करने की कोशिश करी है। सेल एंड लीज बैक का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, फिर मैंने आपको आगे जाकर एक चैप्टर पढ़ाना है IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। मैंने कल बताया था उसके 19 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में, याद आ गया? और 19 एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल का नाम है रीपरचेज एग्रीमेंट्स। ये जो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें कोई चीज बेचकर दोबारा खरीद दी जाती है, ऐसी ट्रांजैक्शन का रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड होगा, ये काम IFRS 15 में समझाया गया। तो थोड़ा सा आइडिया मिल गया जिसका एडवांटेज हम IFRS 15 में उठा लेंगे। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्या है? लीज की अकाउंटिंग सीखनी है और लीज की डेफिनेशन क्या बताई? लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली हमें कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सीखनी है। जब आप कहते हो ना लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, हमें कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग सीखनी है, अब यहां से एक मसला खड़ा हो जाता है। दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट किन टर्म्स एंड कंडीशन पे डिसाइड होगा ये किसी को नहीं पता।
आपको एग्जाम में सवाल में एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ऐसे लिखा होगा एबीसी और XYZ कंपनी के दरमियान किसी मशीन का लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये उसकी डिटेल है। आप उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को समझो, उसकी डिटेल को समझो, फिर जैसी वो रिक्वायरमेंट वैसा काम करके देखो। नॉर्मली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कभी बोलता है अकाउंटिंग एंट्री बना के दिखाओ कॉन्ट्रैक्ट की, या तो एंट्री लेसी की पूछता है या एंट्री लेसर की पूछता है। एंट्री थोड़ी डिफरेंट है, अभी समझा दे रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे अगर मैं लेसी हूं, कोई मशीन लीज पे लेकर आया हूं, मैं पहली एंट्री बनाऊंगा राइट ऑफ यूज डेबिट ऑब्लिगेशन अंडर लीज क्रेडिट, कोई नया नाम आ गया आपके लिए, राइट ऑफ यूज, आईएएस ने ये नाम दिया हुआ है। और ये एंट्री जब भी बनाऊंगा आईएएस में लिखा हुआ है प्रेजेंट वैल्यू पे बनेगी। बाद में राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट भी करवाऊंगा, फिर मैं आपको पेमेंट करूंगा। आईएएस कहता है पेमेंट को ब्रेक कर देना, पेमेंट के दो हिस्से कर देना। उस पेमेंट में कुछ तुम इंटरेस्ट पे कर रहे होगे और कुछ तुम ओरिजिनल लाइबिलिटी पे कर रहे होगे। अगर 100 रुपए पे कर रहा हो तो 100 में इंटरेस्ट भी पे हो रहा है और 100 में लाइबिलिटी भी पे हो रही है। इस किस्म की एंट्री लेसी की पूछता है, और इसी किस्म की एंट्री आपसे लेसर की पूछता है। तो और क्या पूछता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स पूछता है। कहता है जो एसेट लीज में लेकर आए हो बताओ बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, और जो एसेट आपने लीज पर दिया है आप लेसर हो, बताओ आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे। बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका कुछ डिफरेंट है। अगर आप लेसी हो, एसेट को लीज पे लाए हो, आप उसे बैलेंस शीट में दिखाओगे राइट ऑफ यूज के नाम से। और अगर आप लेसर हो, लेसर, और एसेट लीज पर दिया है तो देखना पड़ेगा फाइनेंस लीज पे दिया है या ऑपरेटिंग लीज पे दिया है। अगर फाइनेंस लीज पे दिया है तो आप बैलेंस शीट में दिखाओगे उसको लीज रिसीवेबल के नाम से, और अगर आप ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हो तो आप उसको दिखाओगे मशीन के नाम से। अब ये बातें फिलहाल की समझ में नहीं आ रही हैं, इन आईएएस में लिखी हुई हैं। अब एग्जामिनर यही चेक करता है कि ये सारे डिफरेंसेस आपको पता है या नहीं पता। फिर आखिरी बात बेटा जो इस आईएएस से बहुत ज्यादा पूछी गई है, इस अटेम्प्ट में भी उसने वही पूछा था, डिस्क्लोजर पूछता है, नोट पूछता है। डिस्क्लोजर लेसी के भी आते हैं, लेसर के भी आते हैं। आइए 16 का नोट अभी आप पेपर में बना के आ रहे हो, और काफी दफा आपने उसको तैयार करा बेटा। यहां पर FAR 2 के पेपर में काफी आईएएस हैं जिसके डिस्क्लोजर या नोट पेपर में मांगे जाते हैं। इस बार जो पेपर आया था उसमें डिस्क्लोजर के 2 सवाल आए थे, लीज का डिस्क्लोजर आया था, और एक और चैप्टर है सर अबील अहमद का, वो है IAS 12 डेफर्ड टैक्स। इस बार डेफर्ड टैक्स का भी नोट मांगा था इन लोगों ने, और ये पहली बार नहीं मांगा है, इससे पहले भी पेपर में 2-3 बार नोट दोनों के आ चुके हैं। ठीक है सर। अब बेटा मैंने आपको टॉपिक का ओवरव्यू पूरा दे दिया है कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या जा रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ करवाना प्रैक्टिकल है, लेकिन क्योंकि ओपन बुक पॉलिसी है और एडवांटेज हमें उसका लेना है, लिहाजा हम आईएएस की रीडिंग करते हुए काम की सारी बातों को साथ साथ लेते हुए चलेंगे। ठीक है सर। कितनों के पास आईएएस मौजूद हैं या उसकी फोटोकॉपी मौजूद है? क्या मैंने कल नहीं कहा था? हाँ हाँ आया, मैंने देखा तो है। हाँ जी, क्या मैंने नहीं कहा था क्या? फिर अच्छा ये बता दें, अभी बोलते हैं सर हमारा आईएएस देने का कोई इरादा नहीं है, हमारा कॉपी पे पैसे खर्च करने का कोई इरादा नहीं, अभी क्लियर कर दें। तो फिर मैं भी बोलता हूँ मैं भी आईएएस पढ़ाने का कोई इरादा नहीं रखता। रीडिंग जरूरी है बेटा, ये डिफरेंट आईएएस है, ये FAR 1 नहीं है, बता रहा हूँ आपको मैं। वहां पे मामला थोड़ा आसान था, यहाँ पे एक नया टॉपिक है, आईएएस से ही कॉन्सेप्ट पकड़ने पड़ेंगे सारे। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं अभी आपको, आईएएस क्यों पढ़ाना जरूरी है। इस आईएएस के अंदर 3 पेज की सिर्फ डेफिनेशन दी हुई है और सारे नए वर्ड्स हैं। जब तक वो डेफिनेशन या वो वर्ड्स आपकी समझ में नहीं आएंगे उसकी अकाउंटिंग में आपको कैसे सिखा दूं। मिसाल दे रहा हूं, अभी ये बोलेगा फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज आपको पता ही नहीं। अभी ये बोलेगा गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू आपको पता ही नहीं। अभी ये बोलेगा इकोनॉमिक लाइफ आपको पता ही नहीं है क्या चीज। अभी ये बोलेगा लीज टर्म, उसकी अपनी खास डेफिनेशन है। तो बेटा इन सब चीजों का पता होना जरूरी है। बहरहाल बेटा
जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं, मैं काम के कुछ पेजेस की पिक्चर अभी भेज देता हूं और ग्रुप के अंदर फिलहाल काम चला लें। बाद में अगली क्लास से सब लोग कोशिश कीजिएगा आईएएस आपके पास हो। A1 में दिया हुआ है, दिखाना। यहाँ की कौन सी वाली किताब है? कैफ वाली भूल है, ये कैफ वाली होगी। लेकिन A1 में है ना। हाँ भाई, भाईजान ये आपके पास जो IFRS 16 है, स्टैंडर्ड की बुक में A1 वाले एडिशन में दिया हुआ है, पेज 971 पे, और 971 A1 के अंदर आ रहा है, और आप लोग A2 लेकर आए होगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं फिलहाल पिक्चर भेज रहा हूँ, उससे गुजारा कर लो। और मैं सिर्फ उन पेजेस की पिक्चर भेज रहा हूँ जिनकी मुझे फिलहाल आज जरूरत पड़ेगी। बेटा ग्रुप में बेटा मैं नहीं करता, सर अकबर या सर हसन करते हैं बेटा। अगर ये काम भी मैं करने लग गया तो फिर पढ़ाएगा कौन? ये भाई कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 5 मिनट अगर दे देता हम परचेज करके ले आए। चलिए ठीक है, मैं 5 मिनट की ब्रेक दे देता हूँ। जिनको कॉपी परचेज करनी है परचेज करके ले आए, 5-6 पेज की कॉपी है। आप लोगों का बेटा व्हाट्सएप पे ग्रुप कौन सा है? बुक मंगवा ली आपने? किसकी बुक है ये? नहीं, ये यारी यारी FAR 2 की बुक नहीं मंगवाई है? कितने की मिल रही है?
अरे बार कहाँ से मंगवाई है? कैसे से लिए? साहब पेपर कैसे हुए? आ रहा है मेरिट? इंशाल्लाह। आप वही ना, ये एग्जाम था आपका। इंशाल्लाह। फिर पेपर दिया आपने? नाम क्या था आपका, भूल गया मैं। इमाद। इमाद भाई। जो बेटा लास्ट में बैठे में 5-6 दोस्त एक साथ, ये आप हमारे टीएससी के तो नहीं लग रहे? अच्छा वही तो नहीं है, कब बोल रहे थे दूसरे कॉलेज से आए? पिछले पिछली अटेम्प्ट कहाँ से पड़ी थी? अच्छा वही कहना, कल बच्चे बता रहे थे हम उस कॉलेज के बैठे में। ठीक है। कितने की कॉपी है? सर। जी बेटा। सर ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज में जो फर्क है वो भी आप बताएंगे ना? बेटा मैंने अभी, यकीन करो, सिर्फ नाम बताएं, समझाया कुछ नहीं है। अभी डेफिनेशन पढ़ के डिटेल में समझाता हूँ, बेफिक्र हो अभी आप, और कुछ देर ओके में ही सर। समझाऊंगा अभी। थैंक यू सर। सही तो कह रहा है यार, उसको क्यों डांट रहा हो? सही तो कह रहा है वो। टैक्स वाला ये कह रहा था ना, टैक्स वाला फाइनेंस कौन कह रहे थे? आप कह रहे थे ना। सही तो कह रहा है बिल्कुल वो। नहीं नहीं, ये आएगा इसमें दोबारा। टैक्स वाला फाइनेंस जिसको नहीं मानता, जब भी तो डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी। चलो बेटा, मेरे ख्याल है मैक्सिमम बच्चे वापस आ चुके हैं। शुरू करते हैं। हमारा वास्ता है बेटा, आईएएस की रीडिंग में आईएएस से भी पढ़ेगा और आईएफआरएस से भी पढ़ेगा। जैसे हम आईएएस 38 की रीडिंग करेंगे, आईएएस 10 की रीडिंग करेंगे, आईएएस आपका 37 की रीडिंग करेंगे। आईएफआरएस और आईएएस बनाने में एक छोटा सा डिफरेंस है, वो समझ लेना। जब आईएएस बनते थे
उसमें जितनी भी डेफिनेशंस नई नई होती थी वो आईएएस के शुरू के पेजेस में लिखी होती थी, लेकिन जब से ये आईएफआरएस बनना शुरू हुए इसमें जो भी डेफिनेशन होती हैं वो आखिर के पेजेस में लिखी होती हैं। तो पहले हमें चंद नई डेफिनेशन से दोस्ती करनी पड़ेगी। शुरू करने से पहले अब एक आखिरी सेंटेंस बोल रहा हूं, उसे जरा समझ लेना। लीज एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है। आप बेसिकली लीज की अकाउंटिंग सीखने नहीं जा रहे हो, आप इस बिजनेस को समझने जा रहे हो। फिर समझाता हूं। अगर मैं आपको किसी ट्रेडिंग कंपनी का डेटा दे दूं, बोलूं जरा इसके फाइनल अकाउंट बनाना, आप बड़े मजे में बना लोगे। अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का डेटा दे दूं और बोलूं चलो भाई जरा इसकी बैलेंस शीट और सॉसी बना, आप जल्दी से बना लोगे। सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, नेट प्रॉफिट। अगर मैं आपको किसी बैंक का डेटा दे दूं, बैंक का, और बोलूं जरा बैंक के फाइनल अकाउंट बनाओ, आप खामोश होकर बैठ जाओगे, क्योंकि बैंकिंग एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस है और इस बिजनेस को करना भी आपको आता ही नहीं है। अगर आपको बोलूं या जरा किसी इंश्योरेंस कंपनी के फाइनल अकाउंट बनाओ, आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको बोलूं किसी लीजिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाओ, आप नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है लीज होता क्या है। इस बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें वो टर्म्स समझनी पड़ेगी जो इस बिजनेस में इस्तेमाल होती हैं। इसके लिए आप आईएएस के आखिरी पेजेस में आ जाओ। हेडिंग आ रही है डिफाइंड टर्म्स, और बेटा 3 पेजेस पर कुछ डेफिनेशन है, इनमें से कुछ हमें पढ़कर कॉन्सेप्ट बना के बात आगे बढ़ानी है। पेज नंबर 757, जिनके पास कॉपी है, ठीक है सर। और यहां पर डिफाइंड टर्म्स की हेडिंग है अपेंडिक्स ए के अंदर, और सबसे पहले हमें वर्ड सीखना है ये लीज होता क्या है। आ जाइए सेकेंड लास्ट डेफिनेशन पे। ठीक है सर, जो जो हम पढ़ते जाएं उन्हें हाईलाइट करते जाइएगा, क्योंकि बाद में ओरिजिनल आईएएस में आपको उन्हीं चीजों को हाईलाइट रखना है। हाँ भाई, सबसे पहले लीज होती क्या चीज है। डेफिनेशन कहती है अ कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट that conveys the right to use an asset, the underlying asset, for a period of time in exchange for consideration। हाँ बेटा, डेफिनेशन कहती है लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का एक जिस राइट कन्वे कर दिया जाता है यूज ऑफ एसेट, और ये राइट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया जाता है और इन एक्सचेंज ऑफ कंसीडरेशन दिया जाता है। ठीक है, समझना, मैं अपना एसिड यूज करने का राइट आपको दे रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपसे एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। राइट जिंदगी भर का नहीं दूंगा, राइट किसी पीरियड के लिए दूंगा, राइट फ्री में नहीं दूंगा। उस राइट को देने के लिए आपसे कुछ ना कुछ पैसे चार्ज करूंगा, जिसे हम कह रहे हैं कंसीडरेशन। तो लीज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम किसी एसेट को यूज करने का राइट किसी और को कन्वे कर देते हैं। ये राइट एक लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता है और इसके बदले कुछ कंसीडरेशन चार्ज की जाती है। ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, अभी रीडिंग में बार बार बोलेगा अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट। अंडरलाइंग एसेट का मतलब होता है जिस एसेट को आपने लीज पर देने का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल, मैं एक गाड़ी आपको लीज पे दे रहा हूं, जब हम बोलेंगे ना सर मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मतलब उस गाड़ी की बात हो रही है जिसके लिए ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो लीज एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, दिमाग में बिठा लो। अगर कोई बोलता है या पेपर में लीज का सवाल आया था, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट आया था, उस कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग हमें करके दिखानी थी, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिंपली ये लिखा हुआ होता है इन टर्म्स एंड कंडीशन पर हम अपना एसेट आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, इतने टाइम के लिए दे रहे हैं और इन पैसों के बदले दे रहे हैं। अब यहां पे 2 लोग आ गए, एक वो जो राइट कन्वे कर रहे हैं और एक वो जो ये राइट ले रहे हैं।
तो यहां से दो नए वर्ड बनेंगे, लेसर और लेसी। पहले देखते हैं इस आईएएस में लेसर किसको कहा गया है। आइए लेसर की डेफिनेशन पे, और ये आपको मिलेगी पेज 757 की लास्ट डेफिनेशन। लेसर, an entity that provide the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। लेसर उस कंपनी को कहा जाता है, उस बिजनेस को कहा जाता है जो एसिड यूज करने का राइट किसी और को कन्वे करेगा। मतलब लेसी कौन होता है, इसी के ऊपर आ रही है थर्ड लास्ट डेफिनेशन लेसी। एन एंटिटी दैट obtain the right to use an underlying asset for a period of time in exchange for consideration। समझ में आ गया बेटा? जो राइट दे रहा है नाम क्या रख दो उसका, लेसर, और जो ये राइट ऑब्टेन कर रहा है उसका नाम क्या है, वो लेसी है। चलो भाई, लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें दो पार्टी होती है, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। फिर इस आईएएस ने अब समझाना है लीज की दो क्लासिफिकेशन होती है। बड़ा भी समझाया था, एक कौन सी होती है, फाइनेंस लीज, और दूसरी ऑपरेटिंग लीज। अब इन दोनों की डेफिनेशन हमें समझनी है। पहले देखते हैं ये फाइनेंस लीज क्या होती है। डेफिनेशन के फर्स्ट पेज पे आ जाओ, 756 वाले पेज पे, और फिफ्थ डेफिनेशन आ रही है फाइनेंस लीज। इसमें लिखा हुआ है बेटा, a lease that transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset। फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज को कहा जाता है जिसमें जो एसिड को यूज करेगा, हम एसिड के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप इस्तेमाल करने वाले पर डाल देंगे। हमें ऐसा समझ में नहीं आई बात, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। आपको एक मशीन लीज पे चाहिए, एक ओनर के जो रिस्क होते हैं, एक ओनर के जो रिवॉर्ड होते हैं सिग्निफिकेंट ज्यादा, वो आपके सर पे डाल दें, इस्तेमाल करने वाले के सर पे डाल दें, तो लीज को क्या बोल देना सर, ये तो फाइनेंस वाली लीज है। फाइनेंस लीज का आसान वर्ड में मतलब समझा रहा हूं, इंटरेस्ट वाली लीज। फाइनेंस लीज, फाइनेंस चार्ज, इंटरेस्ट वाली लीज। अब ध्यान में सवाल सर ये किस रिस्क की बात कर रहा है, किस रिवॉर्ड की बात कर रहा है। अभी इस पे तफसील से बात करता हूं, बस एक वर्ड और सुन लो, ऑपरेटिंग लीज क्या होता है, फिर दोनों का डिस्टिंक्शन आराम से समझाता हूं। अब आइए बेटा, ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन जो थर्ड पेज पे दिया हुआ है, थर्ड पेज की सेकंड डेफिनेशन। ऑपरेटिंग लीज लिखा हुआ है, अ लीज दैट डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset। ऑपरेटिंग लीज एक ऐसी लीज को कहा जाता है जिसमें एसेट के सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप आप लेसी पे, इस्तेमाल करने वाले पे ट्रांसफर नहीं करो। ठीक है, अब बगैर डिटेल समझे बात क्या बनी। हाँ भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पर है, आपने कहा लेसी पर, फतवा जारी कर दो, कौन सी लीज है, फाइनेंस वाली लीज है। हाँ भाई, रिस्क एंड रिवॉर्ड किस पर है, आपने कहा लेसर पर, कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। कॉन्सेप्ट तो उसका यही है, लेकिन अब सर कौन से रिस्क, कौन से रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं, कैसे पता चलता है लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। इसके लिए हमारे आईएएस में 5 इंडिकेशन दिए हुए, वो कहते हैं 5 कंडीशन है, 5 इंडिकेटर है, उनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए, लीज को क्या मान लेना, फाइनेंस लीज मान लेना। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको थोड़ा रफली आइडिया देता हूं कि ये कहानी है क्या, कि कौन से रिस्क और रिवॉर्ड की बात कर रहे हैं। एज्यूम करें हमें अपनी कंपनी के लिए कुछ मशीनों की जरूरत है, कैश अवेलेबल नहीं है इस वक्त, हमने कहा चलो यार लीज पे ले लेते हैं। अब किसी लीजिंग कंपनी के पास पहुंचे और जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने कहा सर मशीनें लीज पे चाहिए। अच्छा, उनका तो कारोबार ही यही है, उन्होंने कहा मिल जाएंगी। कौन सी मशीनें चाहिए, हमने सब तफसील बताई। उन्होंने कहा ठीक है सर, ये मशीनें आपको लीज पे दे देंगे, और प्लीज जो एग्जांपल बना रहा हूं ध्यान से समझना,
क्योंकि यहां से फाइनेंस ऑपरेट का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। उन्होंने देखा सर जो मशीनें आप लीज में मांग रहे हैं ना, ये तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक की मिलेगी, हम आपको खरीद के इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। लेकिन अगर 10 करोड़ की मशीनें आपको हमने खरीद कर दी और बदले में आपसे 10 करोड़ ही वापस लिए, तो हमने तो कुछ भी नहीं कमाया। तो इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट के साथ आप हमें 12 करोड़ रुपए पे करना। मैंने कहा ठीक है चलो और बोलो। उन्होंने कहा ये मशीनें हम आपको 10 साल तक इस्तेमाल के लिए दे सकते हैं। मैंने कहा ठीक है और बोलो। उन्होंने कहा सर हर महीने आपने इतने इतने पैसे देने होंगे और टोटल 12 करोड़ रुपए देने होंगे। मैंने कहा ठीक है और बोलो। उन्होंने कहा 10 साल के दौरान मशीन चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, तो इसके लिए इसकी इंश्योरेंस करवाना ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मैंने कहा और बोलो। उन्होंने कहा 10 साल के दौरान मशीनें चलेंगी, इनके जितने रनिंग एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल डीजल या इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने कहा और बोलो। अब जो बोलना वो ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा हो सकता है 10 साल के दौरान मशीनों का नया मॉडल आ जाए और ये मशीनें ऑब्सोलीट हो जाए और इनकी वैल्यू अचानक से गिर जाए, तो हमारे पास ये कहने के लिए मत आना सर अब तो ऐसी मशीनें 3-3 करोड़ की नहीं मिल रही है, मैं तुम्हें किस बात के 12 करोड़ रुपए भर रहा हूं। अगर मशीनों की वैल्यू गिर गई, ये नुकसान लीजिंग कंपनी कह रही है हम अपने सर पे नहीं लेंगे, हमें अपने 12 करोड़ पूरे चाहिए। ये नुकसान भी कौन बर्दाश्त करेगा? लेसी बर्दाश्त करेगा। मैंने कहा अच्छा और बोलो। फिर उन्होंने बोला हो सकता है 10 साल के दौरान कोई ऐसा टाइम आ जाए कि आप इन मशीनों को इस्तेमाल ना कर पाओ और मशीनें आइडल रखी हुई हो। फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया, लॉकडाउन लग गए, अब हमारे पास रोते हुए नहीं आना सर मशीनें बंद पड़ी हुई हैं, कुछ कमा ही नहीं रहे, बिला वजह आपको पैसे भरे जा रहे हैं, हमारा ख्याल कर लो, पैसों में कमी कर दो। हम कोई पैसे वैसे कम नहीं करेंगे, अगर मशीनें आइडल हैं ये नुकसान भी लेसी भाई तुम बर्दाश्त करना, हमें हमारे पैसे पूरे चाहिए, वक्त पे चाहिए। तो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। जब मैंने सारी बातें उनकी सुन ली, मैंने कहा सर अब एक बात का जवाब और दे दें, जब ये मशीनें आप परचेज करेंगे मुझे देने के लिए, इन मशीनों के लीगल डॉक्यूमेंट किसके नाम पे बनेंगे? भाई जब कोई चीज परचेज की जाती है उसका बिल इनवॉइस बनती है ना, वो इनवॉइस किसके नाम पे बनेगी? एबीसी कंपनी के नाम पर या मिस्टर माजिद के नाम पर? तो लीजिंग कंपनी ने कहा सर इनवॉइस तो लीजिंग कंपनी के नाम पे बनेगी। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे सर मशीन तो हमारी है ना, हम अपनी मशीन आपको यूज करने के लिए देंगे इन टर्म्स एंड कंडीशन पे, तो लीगली मशीन तो हमारी होगी। अब जैसे उन्होंने ये बोला, मैंने कहा सर जरा मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, मैं कुछ सोच लूं। अब मैं कुछ सोचता रहा। ठीक है, मैंने फिर उनसे पूछा हाँ जी मशीनें किन की होगी? आपने कहा कितनी बार पूछोगे यार, मशीनें हमारी होंगी, तुम्हें यूज करने के लिए देंगे। जैसे ही उसने बोला तो मैंने अब उसको एक अक्ल वाली बात समझाई, अब ध्यान से समझना है। मैंने कहा हाँ ये मशीनें तुम्हारी होंगी लेकिन लीगली तुम्हारी होंगी, इन सब्सटेंस ये मेरी मशीन है। और यहां से अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बीच में आया जिसका नाम होता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। नाम सुना है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। एएफसी के अंदर जो बच्चा होता था और पास होकर जब आईए मैनुअल पढ़ने आता था तो उसे पूरा एक चैप्टर दिया हुआ था अकाउंटिंग थ्योरी के नाम से। उसमें फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सारे बीच में दिए हुए थे, एक्रूअल, प्रूडेंस, गोइंग कंसर्न, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मटीरियलिटी एंड सो ऑन। टोटल 15 कॉन्सेप्ट थे जो बच्चों को मैं वहां पढ़ाता था। पीआरसी के सिलेबस में वो थे नहीं चीजें, लिहाजा हमने पढ़ा ही नहीं बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट बीच में आया सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। अब ये कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके लिए आप पैरा 62 निकालो, जो मैंने
पेजेस की कॉपी भेजी है, उसमें पैरा 62 शामिल है, पैरा 62। आगे सर, समझाना मैंने 63 है, लेकिन बात 62 से कंटिन्यू हो रही है। A lease is classified as a finance lease if it's transfers substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. A lease is classified as operating lease if it does not transfer substantially all the risk and reward incidental to ownership of an underlying asset. आपने क्या बोलना है? अबे सर माजिद, ये तो वही दोनों डेफिनेशन छाप दी उसने। ठीक है, अब आगे देखो, whether a lease is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract. इस सेंटेंस को हाईलाइट कर लो। और आ गया सब्सटेंस ओवर फॉर्म का कॉन्सेप्ट बीच में। आईएएस में लिखा, ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है, आपको चाहिए कि आप ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखो, रादर देन आप उसकी क्या देखने बैठ जाओ, लीगल फॉर्म को देखने बैठ जाओ। अब जरा इस बात को समझने के लिए कि फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, पहले क्या समझना पड़ेगा, सब्सटेंस और ये फॉर्म क्या चीज है। भाईजान, हमारी अकाउंटिंग बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करती है, वो कॉन्सेप्ट हिला दो, अकाउंटिंग बदल जाएगी। अकाउंटिंग का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वो है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये आधा वर्ड है फॉर्म, ये पूरा वर्ड है लीगल फॉर्म। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, सब्सटेंस ओवर, सब्सटेंस पहले, लीगल फॉर्म बाद में। हमारी अकाउंटिंग कहती है जब आप किसी ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करने बैठो, ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है ट्रांजैक्शन का लीगल फॉर्म और एक होता है ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस, हकीकत। लीगल फॉर्म कुछ भी हो उसे साइड में फेंको, हमेशा किसके तहत अकाउंटिंग किया करो, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन की हकीकत हो ना, उसके मुताबिक अकाउंटिंग किया करो। समझाने के लिए इंतहाई बेकार एग्जांपल पहले देता हूं, लेकिन बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। लीगली स्पीकिंग टीएसए सर तबानी का है, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन मान लो मैं और सर तबानी मिलकर अपनी पॉलिसी से इस टीएसए को चला रहे हैं और मैं भी मैनेजमेंट में बड़ा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट हूं। ठीक है, नॉर्मली मेरी और सर तबानी की किसी बात पे, किसी पॉलिसी पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं कभी कभी हो भी जाता है। एज्यूम करो टीएसए का स्टाफ इस तरह बोले, यार सर माजिद और सर तबानी मिलकर टीएसए चला रहे हैं, वो टीएसए जो लीगली सर तबानी का है, लेकिन कहीं कहीं दोनों में पॉलिसी पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, झगड़ा दोनों का हो जाता है। लेकिन हमने यही देखा है, होता वही है जो सर माजिद बोलते हैं। अब बात समझना, लीगली स्पीकिंग टीएसए किसका है, सर तबानी का, चलती किसकी है, सर माजिद की। पता है अकाउंटिंग क्या बोलती है, अकाउंटिंग ये सोच के करो जैसे टीएसए किसका है, सर माजिद का है। ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखा करो, उसकी हकीकत को देखा करो, उसकी लीगल फॉर्म को बाद में देखा करो। ये कॉन्सेप्ट आईएफआरएस 15 में कई बार आएगा। आईएफआरएस 15 के 19 एग्जांपल मैंने पढ़ाने, 19 में से 6 एग्जांपल ऐसे हैं जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़े हुए। नजर कुछ और आएगा कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन जब उसकी अकाउंटिंग करने बैठोगे पता कुछ और चलेगा। तो जो हकीकत होगी हम अकाउंटिंग उसके मुताबिक करेंगे, लीगल फॉर्म के मुताबिक नहीं करेंगे। अब इस बात का लीज से क्या ताल्लुक है, अब इसको लीज से लिंक करता हूं, ध्यान से देखना। वो एग्जांपल मैंने लेसर को पूछा, हाँ भाई लीगल ओनरशिप किसकी होगी, उसने कहा लीगल मालिक तो मैं हूं। मैंने कहा तुम सिर्फ नाम के मालिक हो, नाम के, इसका हकीकी मालिक वो मैं हूं, मैं लेसी, मैं कह रहा हूं लेसी मालिक है। आपने ऐसे ही बोला, अरे भाई मशीनें तुम्हें अभी इस्तेमाल के लिए दी भी नहीं है, पहले से मालिक बन के बैठ गए। मैंने कहा मैं ट्रांजैक्शन के लीगल फॉर्म को नहीं देख रहा, मैं ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देख रहा हूं। कह रहे हमें भी समझाओ। मैंने कहा तुम ओनर हो, कह रहे हाँ। मैंने कहा
ये ओनर की जिम्मेदारी है वो अपने एसेट की रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाए। ये ओनर की जिम्मेदारी है कि उसकी वो इंश्योरेंस करवाए। अगर एसेट आइडल हो गया और उस कमा के नहीं दे रहा, ये रिस्क किस पे होना चाहिए? ओनर पे होना चाहिए। अगर एसेट ऑब्सोलीट हो गया, उसकी वैल्यू में कमी वाकई हो गई, तो ये नुकसान किसको बर्दाश्त करना चाहिए? ओनर को बर्दाश्त करना चाहिए। और अगर एसेट कमा कमा के दे रहा है तो वो रिवॉर्ड भी किसको मिलना चाहिए? ओनर को मिलना चाहिए। ओनर तुम बन के बैठे हुए हो, और एक ओनर के जो रिस्क है, जो रिवॉर्ड है सिग्निफिकेंट, वो तुमने किस पे डाल दिए? वो तुमने मेरे पे डाल दिए। आ रही बात समझ में? मैं लीगली ओनर नहीं हूं, लेकिन मेरी पोजीशन देखो, हरकतें मेरी कौन सी हैं? ओनर वाली। रिस्क सारे मैं ओनर वाले बर्दाश्त कर रहा हूं, रिवॉर्ड में सारे ओनर वाले बर्दाश्त कर रहा हूं। इन सब्सटेंस ओनर कौन है? वो मैं हूं। आइए इसमें क्या लिखा हुआ है ये देखने के लिए कि लीज फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज। आप ट्रांजैक्शन की लीगल फॉर्म को ना देखो, ट्रांजैक्शन के सब्सटेंस को देखो। अगर सब्सटेंस की बात करता हूं और इस तरह बोलता हूं रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी, कौन सी लीज बन गई? फाइनेंस लीज बन गई। और अभी बोल दूं रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर टू लेसी, अब ये ऑपरेटिंग लीज बन गई। और कौन से रिस्क की बात कर रहा हूं, कौन से रिवॉर्ड की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया बेटा। तो फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें एक ओनर के रिस्क, बड़े बड़े रिस्क हम किसको दे दें? वो लेसी को दे दें। और बड़े बड़े रिवॉर्ड वो भी लेसी को दे दें। रिवॉर्ड का मतलब समझना। आप अभी बोल दो सर आप लेसी से 10 करोड़ रुपए मशीन के भी ले रहे हो, 2 करोड़ का इंटरेस्ट भी ले रहा हो, 12 करोड़ रुपए ले रहा हो, तो सब कुछ तो आपने कमा लिया। अब लेसी से पूछो भाई तू इनको 12 करोड़ रुपए भर रहा है, तू क्या कमाएगा? वो हंस के क्या बोल रहा है? अबे भाई मैन्युफैक्चरिंग मशीन है, मैं इससे 50-60 गुना ज्यादा ही कमाऊंगा। यानी वो क्या बोल रहा है? हाँ मैं इनको पैसे दे रहा हूं, लेकिन वो पैसे थोड़े से हैं, ज्यादा रिवॉर्ड अभी भी किसको मिलेगा? वो मुझे ही मिलेगा, मुझे ही मिलेगा। मजाक की एग्जांपल फिर समझाता हूं, इम्पेयरमेंट में ऐसे बोलता था, ठीक है अभी कह दे ये एसी 60,000 कम लीज पे लेकर आए। अब आप बोलो तू 60,000 भी भर रहा है, 5,000 का इंटरेस्ट भी भर रहा है, ये 65,000 कैसे रिकवर करेगा? क्या समझाता था? एक बच्चा भी एडमिशन लेगा, पैसे इसके बाहर आ जाएंगे, उसके बाद तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। याद आ गई एग्जांपल? तो सर अगर मैं एसिड के पूरे पैसे भी भर दूं, इंटरेस्ट के साथ भर दूं, उसके बावजूद मेजर रिवॉर्ड फिर भी किसको मिल रहा होता है? वो इस्तेमाल करने वाले को मिल रहा होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? फाइनेंस लीज एक ऐसी लीज होती है जिसमें सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किस पे चले जाते हैं? वो लेसी पर, इस्तेमाल करने वाले पर। ऐसी लीज को हम कहते हैं फाइनेंस लीज। और अगर यही रिस्क एंड रिवॉर्ड किसी वजह से लेसर अपने ऊपर रख के बैठ जाए, तो फिर ये लीज कौन सी बन जाती है? ऑपरेटिंग लीज बन जाती है। एग्जामिनर इतना शरीफ नहीं है कि सवाल में लिख कर दे भाई ये हमारे आपके दरमियान फाइनेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या ऑपरेटिंग लीज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, आपने फौरन खुशी से चिल्लाए चलो भाई लीज की क्लासिफिकेशन हो गई, जल्दी से सवाल की अकाउंटिंग कर दो। ऐसा नहीं है। जब एग्जाम का सवाल आपके हाथ में आएगा, आपको पहचानना पड़ेगा ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। आगे बात समझ में? ये पहचानने के लिए हमारे आईएएस में 5 कंडीशन दी हुई, उन 5 में से कोई ना कोई कंडीशन एग्जाम के सवाल पे फिट हो जाती है और लीज फाइनेंस लीज नॉर्मली बन जाती है। पूरे 5 पेपर में खंगालूं तो ऑपरेटिंग लीज के सिर्फ 3 सवाल आए। सर क्यों कम क्यों आता है? क्योंकि ऑपरेटिंग लीज इंतहा से ज्यादा आसान है। अभी बता रहा हूं, ऑपरेटिंग लीज में लिखा हुआ है आप अपना एसेट ऑपरेट करने के लिए दे रहे हो, किराए पर दे रहे हो, जितना किराया आए सब इनकम में डाल दो। पैसे आ रहे हैं, बैंक डेबिट, लीज रेंटल इनकम क्रेडिट, कहानी खत्म बस। अब क्योंकि ये इतना आसान है इसलिए पेपर में कभी कभी आता है। असल कहानी किसमें है? फाइनेंस लीज में। क्यों? इंटरेस्ट वाली लीज, जो इंटरेस्ट वाली लीज होती है ना, उसमें निकलती है इंटरेस्ट की प्रेजेंट वैल्यू, उसमें होती है कंपाउंडिंग, उसमें असल काम होता है खेलने के लिए। लिहाजा फाइनेंस लीज के सवाल पेपर में ज्यादा आते हैं बेटा। अब यहां पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ को समझना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं जॉब करता था काफी दफा एसिड लीज पे लिए। आर्टिकलशिप के अंदर कई दफा ऐसी कंपनी का ऑडिट किया जो एसिड लीज पे ले रहे थे, उनके कॉन्ट्रैक्ट पढ़े। मैंने आज तक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा
जिसमें ऐसे लिखा हो प्रैक्टिकली कि भाई एबीसी कंपनी फाइनेंस लीज पे एसेट दे रही है, ऐसा लिखा हो एबीसी कंपनी ऑपरेटिंग लीज पे एसेट दे रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा होता। प्रैक्टिकल लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है? लिखा होता है ये मशीन इन टर्म्स एंड कंडीशन पर एक्स वाई जेड वालों को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को प्रैक्टिकल लाइफ में पढ़ो और समझो। समझने के बाद फैसला करो ये फाइनेंस लीज लगती है या ऑपरेटिंग लीज लगती है। अगर फाइनेंस लीज लगती है तो जो अकाउंटिंग इस आईएएस में फाइनेंस लीज की सिखाए वो कर देना, और जो ऑपरेटिंग लीज की सिखाए वो कर देना। मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको मजाक में समझो। एज्यूम करो मैं किसी कंपनी का बॉस हूं, बिजनेस करना आता है, अकाउंटिंग मुझे नहीं आती। अपनी फैक्ट्री के लिए नई मशीनें लीज पे चाहिए थी। अकाउंटेंट जरा मसरूफ था, मैंने ऐसे ही बोला चलो यार मैं खुद चक्कर लगा लेता हूँ किसी लीजिंग कंपनी के ऑफिस में। आज मैं लीजिंग कंपनी के ऑफिस में आया, आके बोला सर मैं एबीसी कंपनी का ओनर हूं, फैक्ट्री के लिए मशीनें लीज पे चाहिए। उन्होंने कंसर्न लोगों से मिलवा दिया। अब जो साहब मुझसे बातचीत कर रहे हैं, बस समझना उनका पहला सवाल, भाईजान एसिड लीज पे लेने के लिए आयो, IFRS 16 पढ़ के आयो। मैंने हैरत से बोला यार ये कौन होता है? अब उसने ऐसे बोला अब यार IFRS 16 पढ़ के आए नहीं हो और मुंह उठा के चले आए एसिड लीज पे लेने के लिए। मैंने कहा मेरे भाई मैंने IFRS 16 भी नहीं पढ़ा, मैंने कोई IAS भी नहीं पढ़ा, इवन मुझे अकाउंटिंग की डेबिट क्रेडिट भी नहीं आती, लेकिन तुम देखना मैं एसिड लीज पे आज लेके जाऊंगा। बोलो तुम्हें क्या बोलना है? अब उसने इस तरह बोला यार मैं कुछ भी बोलूंगा तुम्हारी समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तुम कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं पाओ। मैं कहा तू बोलना भाई, तू बोलना क्या चाहता है तू बोल। अब वो शुरू हो गया 10 करोड़ की मशीन है, 10% इंटरेस्ट के साथ 12 करोड़ रुपए लेंगे। मैंने कहा दे दूंगा। हर महीने 50 लाख रुपए देने होंगे। मैंने कहा दे दूंगा। इतने साल के लिए मशीनें लीज पे देंगे। हमने कहा ठीक है। इन टर्म्स एंड कंडीशन पे देंगे। इंश्योरेंस तुम्हें करवानी होगी, हमने कहा करवा लेंगे। रनिंग कॉस्ट तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी, हमने कहा कर लेंगे। ऑब्सोलीट हो गई, नुकसान तुम्हारा होगा, हमने कहा ठीक है। आइडल हो गया, हमारे पर रोते हुए नहीं आना। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। वो बोलता रहा, मैं सुनता रहा, बोलता रहा, मैं सुनता रहा। मैंने कहा बस हो गया। मैंने कहा कर लो कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा अभी तक मुझे समझ में नहीं आया ये तुम क्यों बोल रहे थे IAS पढ़ के आयो, क्योंकि तुमने जितनी बातें बोली हैं सब मेरी समझ में आ गई हैं। लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में और अभी करो कॉन्ट्रैक्ट। उसने भाई अपने लीगल एडवाइजर को बोला कॉन्ट्रैक्ट बना दो। कॉन्ट्रैक्ट बना, मैंने साइन किया, उसने साइन किया। उसने कहा ठीक है साहब जाइए, इंशाल्लाह 10 दिन में मशीन आपको डिलीवर करवा देंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेके ऑफिस आया, अकाउंटेंट साहब आ गए। सर क्या हुआ? वो आप लीजिंग कंपनी कहते हैं मालूमात करने। मैंने कहा वो मालूमात भी कर ली, बातचीत भी हो गई और कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। अकाउंटेंट ने फौरन पूछा सर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, फाइनेंस लीज वाला ऑपरेटिंग लीज वाला? अब मैंने उसको ऐसे ही बोला, मैंने कहा यकीन करो बाखुदा इस पूरी कन्वर्सेशन में ये दोनों वर्ड कहीं इस्तेमाल नहीं हुए। उसने कहा कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखाएं आप, मैं देखता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट उसके हवाले करा, उसने पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, समझा। उसने कहा सर आप फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो। मैंने कहा आपको कैसे पता? कह रहा मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है ना उसके मुताबिक रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप वो आप साथ में लेकर आए हो। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? फाइनेंस लीज वाला। वो इस तरह भी कह सकता था सर जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे आप कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो ना उससे लगता है रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप हमारे ऊपर नहीं है। फिर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? ऑपरेटिंग लीज। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त फाइनेंस लीज ऑपरेटिंग लीज नहीं देखा जाता। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना उसके बाद उसके टर्म्स एंड कंडीशन को समझा जाता है कि वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड आप लेने वाला बात कर रहे हो तो ये फाइनेंस लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, और अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे नहीं डाले गए तो बेटा फिर ये ऑपरेटिंग लीज वाला कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा। इससे हमें फर्क क्या पड़ता है ना इस IAS में फाइनेंस लीज की अकाउंटिंग कुछ और है, ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग कुछ और है। जब थोड़ी देर पहले मैं सुबह आकर आपको IAS की समरी सुना रहा था, मैंने कहा था इस नए IAS के अंदर लेसी का काम चेंज हो गया। लेसी के लिए क्या हो गया है? अगर तुम लेसी हो फाइनेंस लीज पे लाओ या ऑपरेटिंग लीज पे लाओ तुमने एक ही काम करना है। लेकिन अगर तुम लेसर हो, कौन हो? लेसर हो, फाइनेंस लीज पे दोगे तो तुमने अकाउंटिंग कुछ और करनी है, ऑपरेटिंग लीज पे देनी करोगे अकाउंटिंग कुछ और करनी है।
अब ये बात कहां लिखी हुई है, पैरा 61 निकालो। पैरा 61 जिस पर टॉप हेडिंग आ रही है लेसर, नीचे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ लीज, अ लेसर shall classify each of the leases and either an operating lease or a finance lease। गौर से देखो, लिखा हुआ है लेसर को पहचानना पड़ेगा। किसको पहचानना है? लेसर को। लेसर के लिए जरूरी है कि वो क्लासिफाई करे अपनी हर लीज को कि वो फाइनेंस वाली लीज है या ऑपरेटिंग वाली लीज। अब मैं ऐसा बोलूं, भाई मैं क्यों पहचानता फिरूं? कह रहा है क्योंकि इस आईएएस में लेसर की 2 अकाउंटिंग है, ऑपरेटिंग की अलग है, फाइनेंस की अलग है। मैंने कहा तुमने ये बात लेसी के लिए क्यों नहीं बोली? कह रहा है इस आईएएस में लेसी की अब एक ही अकाउंटिंग है। जब लेसी की अकाउंटिंग ही एक है तो लेसी पहचान के क्या करेगा? वो भी बोलते अरे ये तो फाइनेंस लीज है, काम फिर भी वही करना है। वो भी बोलते अरे ये तो ऑपरेटिंग लीज है, जब भी काम उसने वही करना है, लेकिन लेसन ने अलग अलग करना है। आप बेटा कैसे पहचानोगे? उसका कॉमन सेंस क्या है? आईएएस ने दिया हुआ रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पे चला जाए। अब ये कैसे पता चलेगा एग्जाम के सवाल में कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप लेसी पर गया नहीं गया? पैरा 63 में दोबारा आ जाओ। पैरा 63 फिर से पढ़ रहा हूं, वेदर अ लीज is a finance lease or an operating lease depends on the substance of the transaction rather than the form of the contract। यहां तो मैंने पहले हाईलाइट करवा दिया था, अब आगे काम की बात शुरू हो रही है। एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन that individually or in combination would normally lead to a lease being classified as a finance lease are। भाईजान ये एग्जाम्पल है उन सिचुएशन के, डेट वुड इंडिविजुअली, हो सकता है इन 5 में से कोई एक सिचुएशन पूरी हो जाए, और इन कॉम्बिनेशन हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशन पूरी हो जाए, तो आप फौरन फतवा जारी कर देना लीज कौन सी लीज है? फाइनेंस वाली लीज है। और फिर बोल रहा हूं पेपर में आपको ये 5 कंडीशन हर सवाल पे लगानी पड़ेगी, और इनमें से कोई ना कोई कंडीशन नॉर्मली मिल जाती है, और जब कोई भी कंडीशन ना मिले आप फौरन फतवा जारी कर देना भाई तू कौन सी लीज है? तू ऑपरेटिंग लीज है। अब बेटा जरूरत है इन 5 कंडीशन को समझने की कि ये 5 कंडीशन हमें क्या सिखाती हैं। शुरुआत करते हैं इन 5 कंडीशन के बारे में। चलो दोस्त, अब बेटा एक एक करके कंडीशन को समझाना शुरू कर रहा हूं। समझाने से पहले ही चंद बातें बोल देता हूं। मैं डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम्पल दे दे के समझाऊंगा, अभी आप हाँ हाँ करोगे, सब समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सब कंडीशन है, लेकिन दिन के बाद आप बताई हुई लॉजिक सारी भूल जाओगे। देखो हम तो टीचर लोग हैं, पढ़ा पढ़ा के बातें भूलना भी चाहे तो दिमाग से नहीं निकलती। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बार में पेपर निकालो, जान छुड़ाओ। ये बातें अभी आप भूल जाओगे। बस एक बात याद रखना कि यार जब सर ये पैराग्राफ समझा रहे थे 5 कंडीशन के बारे में, हर कंडीशन में समझाने का मकसद एक था। हाँ यार लग रहा था उस वक्त कि रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप किस पे चला गया है? लेसी पे चला गया था। अगर मैं उसकी लॉजिक भूल भी जाऊं कैसे गया था, बस इतना है ना, इस कंडीशन में ऐसा हो जाता है। कंडीशन नंबर 1, द लीज ट्रांसफर ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term। हाँ भाई, पहला वर्ड लीज टर्म। लीज टर्म कहते हैं लीज के ड्यूरेशन को। टर्म टर्म साल, पीरियड। अगर मैं 5 साल के लिए कोई चीज आपको लीज पर दे रहा हूं तो लीज टर्म 5 साल। अगर मैं 10 साल के लिए कोई चीज आपको लीज पे दे रहा हूं तो लीज टर्म 10 साल। अब उसकी कंडीशन क्या है? क्या लीज टर्म खत्म हो जाने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, हाँ, फौरन बोल दो फाइनेंस वाली लीज है, और इफ नो, इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। जी बेटा,
3-4 साल तो मैं एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, 3 साल हो, 4 साल हो, 50 साल हो, 100 साल, यानी जितने सालों का मेरा आपका एग्रीमेंट है उसे हम कहते हैं लीज टर्म। 3 साल 5 साल पे फाइनेंस लीज नहीं बनती है। पॉइंट ये है जितने साल का भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, जितने साल का भी, क्या वो साल खत्म होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, हाँ कर दोगे, तो ये फाइनेंस लीज है, वरना इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज नहीं बनेगी। अब इसको ध्यान से समझना, इस पॉइंट का मतलब क्या है बेटा। जो लास्ट में भाई लोग बैठे हुए 3-4 दोस्त एक साथ, जरा लेक्चर तो अटेंड कर ले बेटा। वो आपके मोबाइल में बहुत कुछ मैसेज आ रहा होंगे अच्छे अच्छे से, मैं बोलूंगा पिक्चर खोलिए वो, ठीक है ना, वो पढ़ लिया ना पॉइंट को, आप इधर देख भी लो बेटा। चल बेटा आप जरा पॉइंट समझना बेटा, और एक मिस कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में है उसे यहाँ पे हटाना है। हमारे दिमाग में नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये होता है, मैं किसी एसेट के पूरे पूरे पैसे भर रहा हूं, इंटरेस्ट के साथ भर रहा हूं, ओनरशिप बाद में मुझे मिलनी चाहिए, और ऐसा वाकई में होना भी चाहिए। भाई मैं चीज के पूरे पैसे भर रहा हूं, इंटरेस्ट के साथ भर रहा हूं, तो बाद में चीज मेरी होनी चाहिए ना। प्रैक्टिकल लाइफ में हो भी सकती है। एग्जांपल लेते हैं, मैं लेसर, एक लेसी आया, भाईजान एक गाड़ी लीज पे चाहिए। मैंने कहा कौन सी गाड़ी? उसने कहा ये वाली गाड़ी। मैंने कहा यार 50 लाख की ये गाड़ी है, खरीद के इसको लीज पे दे दूं। मैंने कहा बाद में ओनरशिप चाहिए? उसने कहा ओनरशिप भी चाहिए। मैं अभी कह दूं ठीक है सर, मैं तुमसे इतने पैसे लूंगा और 5 साल के बाद ओनरशिप तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट ये भी हो सकता है, मैंने कहा भाईजान मैं ओनरशिप नहीं देता, 5 साल इस्तेमाल कर लो गाड़ी को और 5 साल के बाद मेरी गाड़ी वापस कर देना। तो आप अभी बोल दो ऐसे थोड़ी होता है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, बात ही खत्म हो गई। और आपने अभी बोला चल यार एग्री, 5 साल सिर्फ गाड़ी इस्तेमाल के लिए दे दे, मुझे ओनरशिप नहीं देना बाद में। तो ओनरशिप मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, लेकिन बच्चे आप नहीं हो, FR2 पढ़ रहा हूं, अक्ल लगाओ। अगर ओनरशिप दूंगा तो आपसे यकीनन पैसे ज्यादा लूंगा, ये चीज बाद में आपकी हो जाएगी। और अगर ओनरशिप नहीं दूंगा तो मुझे कोई हक नहीं बनता मैं एसेट के पूरे पैसे आपसे वसूल करूं, फिर पैसे कम ले रहा हूं मैं आपसे। चलो अब मेरी एग्जांपल क्या है, आप आए गाड़ी लीज पे चाहिए, मैंने कहा 50 लाख की गाड़ी है, आपको खरीद के लीज पे दे देता हूं, साथ में इंटरेस्ट भी लूंगा। आपने कहा पे कर दूंगा। मैंने कहा ओनरशिप चाहिए? आपका पहला जवाब हाँ मुझे ओनरशिप भी चाहिए, 5 साल बाद मैं चाहता हूं ये गाड़ी मेरी हो जाए। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, एज अ लेसर, लेसर बन के सोचो, 50 लाख की गाड़ी खरीदूं, 5 साल आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दूं, और 5 साल के बाद आपको ये गाड़ी दे ही दूं, वापस तो आप करोगे नहीं। अब मेरे दिमाग में क्या है, 5 साल गाड़ी इस्तेमाल भी यही करेगा और बाद में गाड़ी को ये रख भी लेगा। एक ऐसी गाड़ी जो इस्तेमाल भी इसने करनी है, बाद में इसी ने रख लेनी है, ऐसी किसी चीज का रिस्क मुझे अपने ऊपर रखना चाहिए? अक्ल लगा के बताओ, रखना ही नहीं चाहिए। इस्तेमाल भी वो कर रहा है और बाद में रख भी वो लेगा। मैंने कहा भाई सारे रिस्क तुम्हारे पे डाल दूंगा मैं। बेवकूफ आप भी नहीं हो। आप क्या बोलोगे, इफ रिस्क ऑफ ओनरशिप मुझे मिलेंगे तो इस गाड़ी के सारे रिवॉर्ड भी मुझे मिलने चाहिए। देखो रिस्क और रिवॉर्ड आपस में इंसिडेंटल है, जुड़े में। ये कैसे हो सकता है, रिस्क तुम्हारे ऊपर और रिवॉर्ड मेरे ऊपर? भाई जो रिस्क बर्दाश्त करेगा वही उसके क्या लेगा, रिवॉर्ड भी तो लेगा ना यार। तो जब हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी एसेट की ओनरशिप लेसी को दे देंगे लीज टर्म के बाद, हम कोशिश करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाएं कि रिस्क ऑफ ओनरशिप वो लेसी के ऊपर चले जाए, और जब रिस्क ट्रांसफर करोगे तो नॉर्मली साथ में सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड भी ट्रांसफर हो जाते हैं। जी बेटा जी, भाई का सवाल आधा है, मैं पूरा कर देता हूं। रिस्क ट्रांसफर करेंगे तो डेप्रिशिएट कौन करेगा? लेसी भी करेगा, लेसर भी करेगा। लेसी तो करेगा ही करेगा,
लेसर भी करेगा अगर वो ऑपरेटिंग लीज हुई तो। ठीक है, आपने कहा सर माजिद चाय का टाइम हो गया, एक एसेट दो के पास डेप्रिशिएट करवाओगे, आईएएस में यही लिखा हुआ है। फर्क ये है, लेसर डेप्रिशिएट करेगा मशीन के नाम से और लेसी कर रहा होगा राइट ऑफ यूज के नाम से। ये आगे पढ़ेंगे जब दोनों की इंडिविजुअल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। चलो बहरहाल, पहला पॉइंट क्या है बेटा, आपने एग्जाम का सवाल देखा, अगर सवाल में लिखा हुआ आ जाए रिस्क एंड रिवॉर्ड ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर टू लेसी, फौरन क्या बोल देना, ये तो फाइनेंस लीज का कॉन्ट्रैक्ट है, बात खत्म हो गई। और फाइनेंस लीज की जो भी अकाउंटिंग आप पढ़ो वो करके आ जाना। सेकंड कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन वो पॉइंट नंबर 1 की बदली भी शक्ल है। द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option becomes exercisable for it to be reasonably certain at the inception date that the option will be exercised। किसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं और आगे ब्रैकेट में लिखिए, इस ऑप्शन को प्रैक्टिकल लाइफ में हम कहते हैं बार्गेन परचेज ऑप्शन। ब्रैकेट में इस ऑप्शन का नाम लिख लीजिए बार्गेन परचेज ऑप्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं बीपीओ, और ये पेपर में 4-5 बार आ चुका है। चल बेटा, नया पॉइंट है, समझना। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि आप लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? लिखा हुआ है, फिर तो फाइनेंस लीज यहीं पर बन गया, आगे मजीद किसी कंडीशन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पैरा 63 में लिखा हुआ है ये वो कंडीशन है जो इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन, अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो जाए जब भी फाइनेंस लीज मान लो, और हो सकता है एक से ज्यादा कंडीशन आपकी पूरी हो जाए, फिर तो और कंफर्म हो गया कि ये फाइनेंस वाली लीज ही है। चल भाई, अब बात बदलते हैं। लेसी आया, सर गाड़ी लीज पे चाहिए। मैंने कहा ओनरशिप भी चाहिए? अरे हाँ सर ओनरशिप भी चाहिए। मैंने कहा ओनरशिप फ्री में नहीं मिलेगी, 50 लाख की गाड़ी है, 5 साल के बाद अगर ओनरशिप चाहिए तो इसके लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा भाई कितने पैसे देने पड़ेंगे? मैंने कहा मेरा ख्याल है आज से 5 साल बाद इस गाड़ी की वैल्यू तकरीबन 15 लाख रुपए तो होगी। आप एक काम करना, आज ये गाड़ी 50 लाख की है, 5 साल तक इस्तेमाल करना, 5 साल के बाद गाड़ी 15 लाख की बची भी होगी, आप मुझे 15 लाख रुपए और दे देना, मैं ओनरशिप आपके नाम पे दे देता हूं। और मैं ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिख देता हूं, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट द प्राइस ऑफ ₹15 लाख। मैंने कहा अच्छा ऑप्शन है ना, मैं आपको परचेज करने का ऑप्शन दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो परचेज कर लेना, मैं ओनरशिप आपको दे दूंगा। मैंने कहा अच्छा ऑप्शन है ना? लेसी ने कहा 3rd क्लास ऑप्शन है। मैंने कहा क्या हो गया भाई? कह रहा है 50 लाख की गाड़ी पहले मैं 5 साल इस्तेमाल करूं, 5 साल के बाद जब ये गाड़ी तकरीबन 15 लाख की बची हुई होगी, 15 लाख की बची हुई चीज तो मुझे 15 लाख में बेच रहा हूं, तो मुझे क्या फायदा हुआ? एक गाड़ी की वैल्यू अगर 15 लाख होगी, 15 लाख की चीज तो मुझे 15 लाख में दे रहा हो, तो ऐसा लेसी मुझे इसमें कोई बेनिफिट तो नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या चाहते हो खुल के बोलो। उसने कहा सर कुछ बार्गेनिंग करो, मेक दिस ऑप्शन मोर अट्रैक्टिव, मेक दिस ऑप्शन मोर बार्गेन्ड। मैंने कहा अट्रैक्टिव करूं? अब सुनो, मैंने कहा आज से 5 साल के बाद जब ये गाड़ी 15 लाख की बची हुई होगी, मैं तुम्हें ऑप्शन देता हूं, चाहो तो तुम इसको 8 लाख में परचेज कर लेना। मैंने कहा अच्छा है? उसने कहा हाँ, अब सुनने में अच्छा लग रहा है। मैंने कहा लिख दूं? मैंने लिख दो कॉन्ट्रैक्ट में। मैंने इसने लिखा लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज दिस एसेट एट द एंड ऑफ लीज टर्म एट द प्राइस ऑफ ₹8 लाख व्हिच इज सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ये 8 लाख उस वैल्यू से काफी कम है जो लीज टर्म के बाद होंगे। अभी सिर्फ इस ऑप्शन को देने से फाइनेंस लीज नहीं बनेगी, एक मसला और भी है। क्या लगता है क्या लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा?
मेरा पहला जवाब नहीं करेगा, खत्म हो गई बात, फाइनेंस लीज नहीं है। मैंने कहा हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है ये ऑप्शन मैंने इसको बहुत अच्छा दिया है और ये एसिड को छोड़ेगा नहीं, ये एसिड परचेज करके ही छोड़ेगा। फौरन फतवा जारी कर दो, कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। सर फाइनेंस लीज कैसे बन गई? फिर समझना ये पॉइंट नंबर 1 की बदली हुई शक्ल कैसे। लेसी आया, एक गाड़ी मुझसे 30 पे मांग रहा है, मैं जिन टर्म्स एंड कंडीशन पे वो गाड़ी उसको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं, उन टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है आज से 5 साल बाद ये गाड़ी जब 15 लाख की बची हुई होगी, 15 लाख से सफिशिएंटली लोअर, काफी कम अमाउंट, 8 लाख में मैं ये गाड़ी इसको बेच दूंगा। और मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त कि ये इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। अब देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। गाड़ी खरीदी, 5 साल आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दी, एक ऐसे ऑप्शन पे इस्तेमाल करने के लिए दे दी जो मुझे लगता है बाद में एक्सरसाइज हो जाएगा। 5 साल बाद इस गाड़ी ने वापस नहीं आना, मुझे ऐसा लगता है। फिर बात होगी ना बेटा, 5 साल गाड़ी इस्तेमाल कौन करेगा? आप। बाद में कौन रख लेगा? आप, लेसी। एक ऐसी चीज जो इस्तेमाल भी आप करोगे और लगता है बाद में वापस भी नहीं करोगे, ऐसी चीज के रिस्क मैं अपने ऊपर रखने की क्या गलती कर सकता हूं? ऐसी चीज के रिस्क पे मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बनाऊंगा कि रिस्क ऑफ ओनरशिप किस पे चले जाए? वो लेसी पे चले जाए। और जब रिस्क आपके ऊपर डालूंगा तो रिवॉर्ड भी आपके ऊपर चले जाएंगे। अब यहाँ पे पॉइंट दोबारा पढ़ता हूं, इसमें कुछ नए वर्ड भी, वो भी ध्यान से देखो। द लेस has the option to purchase the underlying asset at a price that is expected to be sufficiently lower than the fair value at the date the option become exercisable, for it to be reasonably certain at the inception date that the option will be exercised. Underline the word inception date. ये इंसेप्शन डेट या इंसेप्शन ऑफ लीज का वर्ड पेपर में इस्तेमाल होता है बेटा। इंसेप्शन कहते हैं लीज की इब्तिदा को, जब लीज शुरू होती है ना कहते हैं इंसेप्शन डेट। ऐसे नहीं सोचना यार 5 साल के लिए गाड़ी इसको लीज पे दी है, 5 साल के बाद देखूंगा कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा नहीं करूंगा। नहीं नहीं, ये फैसला कब करना है? इंसेप्शन, आज करना है, आज इब्तिदा में। क्या लगता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा? मैंने कहा लग तो रहा था एक्सरसाइज करेगा। फौरन बोल दो कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। अब बच्चे यहां पे एक सवाल पूछते हैं। बच्चे कहते थे आईएएस के इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सफिशिएंटली लोअर, क्लियर लिखा हुआ है सफिशिएंटली लोअर, काफी कम। कितना कम हो कि हम ये समझें ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा? अब इसके लिए पास पेपर में जो सवाल आए मैं 2-3 एग्जांपल देता हूं। पेपर में एक सवाल आया, उसमें दिया हुआ था आज से 3 साल बाद एसेट की वैल्यू 3 लाख रुपए बचेगी एंड लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट एट अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख। 3 लाख रुपए की चीज आपको 1 लाख में ऑफर कर रहा है। अब बताओ क्या लगता है ऑप्शन एक्सरसाइज होगा नहीं होगा? हमने कहा 3 लाख की चीज 1 लाख में दे रहा है, हो जाना चाहिए। अगर उसको खुद यूज ना भी करना हो, खरीद ले और खरीद के मार्केट में बेच दे, जब भी उसको क्या हो जाएगा 2 लाख का फायदा ही हो जाएगा। पेपर में एक और सवाल आया मेडिकल के नाम से, मेडिकल टेक्सटाइल। इसने दिया हुआ था कुछ मशीनें टेक्सटाइल मिल को लीज पे दी है, लीज टर्म के आखिर में एक्सपेक्टेड है उनकी वैल्यू 30 लाख रुपए होगी और हमने लेसी को ऑप्शन दिया है कि वो 20 लाख रुपए देकर मशीनों को खरीद ले। अब बताओ 30 लाख की चीज 20 लाख में ऑफर कर रहा है, क्या लगता है ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा? हो जाना चाहिए। अब इसकी कोई परसेंटेज नहीं है, इतने परसेंट लोअर हो तो हम उसको फाइनेंस लीज मान लें। इसके लिए इतना याद रखना, जो मेरा कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन मस्ट बी अट्रैक्टिव इनफ, यानी ऑप्शन ऐसा लगना चाहिए जो हमें अपनी तरफ खींचे। अब इस नजर से सोचो, मैं ऐसा बोलूं 3 लाख की चीज तुम 1 लाख में दे रहा हूं, अब बताओ ऑप्शन खींचा नहीं खींच रहा? हमने कहा यार फायदे की बात कर रहा है समझ में हमारे, 30 लाख की मशीनें तुम्हें 10-20 लाख में बेच दूंगा। हमने कहा फायदा है इसमें हमारा, 30 लाख फेयर वैल्यू वाली चीज हमें कोई 20 लाख में ऑफर कर रहा है, हाँ फायदा है इसमें हमारा। तो ये डिफरेंस ऐसा रखता है
कि हमें समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ऑप्शन एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा। पॉइंट नंबर 1 क्या था? क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर 2 क्या है? क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है? ये ऑप्शन है कि लीज टर्म एंड होने के बाद लेसी इस एसेट को कम पैसों में खरीद सके। और क्या इस वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा जब भी क्या बोलो ये लीज कौन सी लीज है? फाइनेंस लीज है। आप अभी बोल दो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई सवाल के अंदर, फिर आगे बढ़ने की जरूरत, लीज पक्की हो गई। आपने कहा सर पहली कंडीशन नहीं है, सेकंड कंडीशन पूरी हो गई, और अच्छी बात है। क्या हो गया? फाइनेंस लीज पक्की हो गई, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अभी बोलो सर पहली 2 कंडीशन पूरी नहीं हो रही, आगे और चेक कर लो, चाहे कोई और कंडीशन पूरी हो जाए। कंडीशन नंबर 3, ये पेपर में 2-3 बार डाली है इसने। द लीज टर्म is for the major part of the economic life of the underlying asset, even if title is not transferred. Lease term एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, चाहे ओनरशिप ट्रांसफर ना भी करो। चलो पहले रफ एग्जांपल समझना। आप एक नई गाड़ी लेकर आज कॉलेज आए, पहला ही दिन है, किसी अच्छे दोस्त ने जो बहुत क्लोज है आपके ऐसे बोला यार गाड़ी की चाबी देना, जरा मैं भी राउंड लेकर आऊं। आपने कहा कितनी देर में आ जाओगे? आपने कहा अभी आ रहा हूं 10 मिनट में। आपने गाड़ी की चाबी दे दी, वो 10-15 मिनट में राउंड लेकर आ गया। बात बदल दो, जरा गाड़ी की चाबी देना। आपने कहा गाड़ी कब तक दे दोगे? आपने कहा शाम को आपके घर पे दे दूंगा। आपने गाड़ी की चाबी दे दी। बात फिर बदलता हूँ, दोस्त ने बोला जरा गाड़ी की चाबी देना। आपने गाड़ी कब तक दे दोगे? आपने कहा दे दूंगा 15-20 साल में। आपने क्या बोला? ये लो चाबी, रखी लो गाड़ी को। कुछ समझे बात को? दोस्त बोल रहा है मैं वापस कर दूंगा, या आप क्या बोल रहा हो? उस वक्त वापस करोगे गाड़ी जैसी कोई चीज होगी, वो गाड़ी नहीं होगी फिर, और होगी तो बहुत बुरी हालत में होगी। अब पॉइंट को समझना, मैंने जब आपको IAS 16 समझाया था उस वक्त भी 2 वर्ड समझाए थे, एक वर्ड यूजफुल लाइफ और एक वर्ड इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ बेटा कहते हैं किसी एसेट की बेनिफिट देने की टोटल ड्यूरेशन को। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी ली, कुछ साल इस्तेमाल करी, किसी और को बेच दी, उसने कुछ साल बाद किसी और को बेच दी, उसने कुछ साल बाद किसी और को बेच दी। एक वक्त आएगा कोई तो ये बोलेगा यार अब गाड़ी बेकार हो गई है, खत्म करो उस गाड़ी को। जब वो वक्त आया गाड़ी बेकार हो गई है तो समझ जाना उसकी इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो गई। कौन सी लाइफ? इकोनॉमिक लाइफ। मान लो गाड़ी की इकोनॉमिक लाइफ है 20 साल। आपने गाड़ी खरीदी, एक ऐसी गाड़ी जो 20 साल तक चल सकती है, लेकिन आपका इरादा क्या है? मैं तो 5 साल में बदल दूंगा। तो आपके लिए यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। हमें यूजफुल लाइफ से कंपेयर नहीं करना है, इकोनॉमिक लाइफ से। पॉइंट ये लिखा हुआ है, क्या लीज टर्म एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? अब एग्जांपल समझना, मैं कुछ मशीनें खरीद के आपको लीज दे रहा हूं, वो मशीनें दे रहा हूं जिनकी टोटल लाइफ एक्सपेक्टेड है 20 साल। अब मैंने इस तरह बोला भाईजान 5 साल के लिए आपको लीज पे दे रहा हूं, क्या 5 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? आवाज नहीं आ रही? नो। ठीक है, इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज नहीं बनी। बात बदलता हूं, मैं आपको मशीनें 12 साल के लिए लीज पे दे रहा हूं, क्या 12 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? आंसर इज नो। बात फिर बदलता हूं, मैं आपको 14 साल के लिए मशीनें लीज पे दे रहा हूं, क्या 14 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? मैं बोलता हूं नो। अच्छा सर, मैं आपको 15 साल के लिए मशीनें लीज पे दे रहा हूं जो 20 साल चल सकती हैं, क्या 15 साल 20 साल का मेजर पार्ट है? अब मैं कहता हूं यस। अब आपने यस क्यों बोल दिया? क्योंकि इस पॉइंट के लिए दुनिया भर के अकाउंटेंट ने एक परसेंटेज को एग्री किया हुआ है, और वो परसेंटेज है एटलीस्ट 75। आगे ब्रैकेट में लिख लो, ये डिसाइडेड परसेंटेज है, एटलीस्ट 75%, कम से कम। अगर लीज टर्म एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का कम से कम 75% है, फौरन फतवा जारी कर दो। कौन सी लीज है?
फाइनेंस लीज। अब बात को समझना, एक मशीन 20 साल चल सकती है। मैंने कहा लीज पे आप ले रहे हो, कितने साल के लिए चाहिए? आपने कहा यार मुझे आप ये दे दो 20 साल के लिए। मैंने खुशी खुशी दे दी। आपने कहा ओनरशिप नहीं चाहिए। अगर ओनरशिप चाहिए होती फिर तो पॉइंट नंबर 1 पर ही फाइनेंस लीज बन जाती। उसने कहा ओनरशिप नहीं चाहिए, 20 साल बाद मशीन वापस कर दूंगा आपकी। अब मेरे दिमाग में देखो क्या चल रहा है, 20 साल के लिए मशीन मांग रहा है, कैसी मशीन मांग रहा है जो 20 साल ही शायद टोटल चल सकती है। 20 साल बाद ये मशीन लेकर आएगा, वो मशीन नहीं होगी, मशीन का बचा कुचा होगा। मैं उससे पूछूंगा ऐसी तो नहीं थी मेरी मशीन। वो क्या बोलेगा, 20 साल में हमने सारे रिवॉर्ड इसमें से निकाल लिए, इससे जितना कमाना सब कमा लिया। ये मतलब हुआ ना इस बात का, जब सब कुछ तुम ही निकाल लोगे, सब कुछ तुम ही कमा लोगे, तो भी सारे क्या बर्दाश्त करो, रिस्क भी बर्दाश्त करो, बात बदल दो। उसने कहा सर ये मशीन तकरीबन 20 साल चल सकती है, आप 15 साल के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए दे दें। किसी एसिड की टोटल लाइफ का 75% कम से कम मैं आपको इस्तेमाल करने के लिए दे रहा हूं। अब बताओ सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड आपने निकाल लिए नहीं निकाल लिए? समझने की कोशिश करो। मिसाल देता हूं, नॉर्मली जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लोग, रिटायरमेंट एज 60 साल होती है। समझने की कोशिश करो, एग्जाम्पल क्या दे रहा हूं, 60 साल के बाद हम कह रहे हैं आप रिटायर हो गए। अच्छा अब वो साहब क्या कह रहे हैं, यार रिटायरमेंट में मुझे कोई बेनिफिट तो दो, कोई ग्रेजुइटी दो, प्रोविडेंट फंड दो, कोई पेंशन दो। अच्छा पूछा क्यों दें, तो जवाब क्या देंगे, मेरी जिंदगी का बेशतर हिस्सा तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन खा गई। नहीं जिंदगी कितनी है, 60 65 70 साल, 60 साल तो जिंदगी का तुम खा गए, ठीक है, लिहाजा मेरी जिंदगी का कमाने का बेहतर ज्यादा हिस्सा तुम खा गए, लिहाजा मेरे में जो रिवॉर्ड थे वो आपने कंज्यूम कर लिए। अब जो बचा कुचा है अभी भी मैं कमा सकता हूं, इतना नहीं कमा सकता तो उन दिनों में कमा सकता था। इसी तरह से बेटा जब किसी एसिड की टोटल लाइफ का 75% लेस ही कंज्यूम कर ले और वापस भी कर दे, तो उसमें बेनिफिट देने की ताकत अभी भी होगी, लेकिन सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड नहीं होंगे। कौन से होंगे, इनसिग्निफिकेंट रिवॉर्ड। सिग्निफिकेंट रिवॉर्ड कौन कंज्यूम कर गया, वो लेस ही कर गया। अब यहां पर मेरा भाई प्लीज पेपर में गलती नहीं करना। एग्जामिनर क्या करता है, इकोनॉमिक लाइफ कभी कभी ही सवाल में बताता है, लेकिन क्योंकि एसेट को डेप्रिशिएट भी करवाना होता है और डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ पे निकलता है, तो यूजफुल लाइफ हर सवाल में बताता है। बच्चे पता है क्या बोलते हैं, चल यार लीज टर्म 3 साल, यूजफुल लाइफ 5 साल, वो 3 को 5 से कंपेयर कर देते हैं। यूजफुल लाइफ से कंपेयर करना ही नहीं है, किससे कंपेयर करना है, इकोनॉमिक लाइफ से। आपने कहा समाजी लगा इकोनॉमिक लाइफ हर सवाल में नहीं होती, फिर हम कैसे देखेंगे, फिर हम कोई और कंडीशन देखेंगे। समझ में आ गई बात आपके? पॉइंट नंबर 1 क्या था, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी को दे दोगे, फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर 2, क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर 3, क्या लीज टर्म एसिड की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है, एटलीस्ट 75% है, जब भी फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर डी को भी रोक दो। पॉइंट नंबर डी में प्रेजेंट वैल्यू की कहानी है, कि अगली क्लास में जो सवाल कराऊंगा उसके जरिए आपको समझाऊंगा। पॉइंट नंबर ई को भी देख लो। पॉइंट नंबर ई में लिखा हुआ है, अंडरलाइंग एसिड is of such a specialized nature that only the lessee can use it without major modifications। क्या लीज पे दिया जाने वाला एसिड स्पेशलाइज नेचर का है कि इस लेसी के अलावा कोई और यूज नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो उसमें मेजर मॉडिफिकेशंस करवाएगा। समझना बेटा, थोड़ा अक्ल वाला पॉइंट है। मान लो मैं लेसर आप लेसी, आप आए मिलने के लिए, आपने कहा भाई कुछ मशीनें लीज पे चाहिए। मैंने कहा बैठे बातचीत करते हैं। मैंने कहा मशीनों के नाम बताएं, कौन सी मशीनें लीज पे चाहिए। आपने मशीनों के बारे में बताया। मैंने कहा भाई मैं कई साल से लीज का कारोबार कर रहा हूं, लोगों को आज तक मैं हजारों किस्म की मशीनें लीज पे लेके दे चुका हूं, लेकिन जो मशीनों के बारे में आप बता रहा हूं ऐसी मशीनों का नाम पहली बार सुना है। आपने बोला हाँ साहब सही कह रहा हूं,
ये लेटेस्ट मशीनें हैं, पाकिस्तान में बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। मैंने कहा कहाँ मिलेंगी भाई? आपने कहा ये जापान में मिलेंगी, वहां पे ये इन्वेंट हुई है। मैंने कहा इतनी लेटेस्ट मशीनें हैं जिसका नाम पाकिस्तान में लोग बहुत कम जानते हैं, ऐसी मशीनों को जापान से मंगवा के तुम्हें दे दूं, कितने की आती है भाई? आपने कहा था थोड़ी महंगी है, 50-60 करोड़ की है। फिर बोल रहा हूं, इन्वेस्टर बन के सोचो, मैं बिल्कुल नहीं घबराया। जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूंगा इतना बड़ा रिटर्न भी तो मिलेगा। मैंने कहा सर मसला नहीं है, 50-60 करोड़ मैं अरेंज कर लूंगा आपके लिए, मसला नहीं इतना बड़ा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी लेटेस्ट मशीनें जिनके बारे में लोग पाकिस्तान में अभी जानते भी नहीं है, स्पेशलाइज मशीनें हैं, उनको मंगवा के उन मशीनों का तुम करोगे क्या पाकिस्तान में? आपने कहा सर ये मशीनें एक नई किस्म की प्रोडक्ट बनाती हैं और हमें पूरी उम्मीद है वो प्रोडक्ट पाकिस्तान में बहुत बिकेगी। मैंने कहा देख लो यार, फंसवा मत देना। आपने कहा सर हमने पूरी फिजिबिलिटी बनाई है। मैंने कहा दिखाओ मुझे भी। आपने अपना पेपर वर्क दिखाया, रिसर्च दिखाई। मैंने कहा यार तुम्हारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो ये कहती है कि मशीनें अगर पाकिस्तान में आ गई और तुम्हारे पास आ गई, जो जो कुछ तुम सोच रहे हो सब कुछ वही हुआ, फिर तो मशीनें बहुत कमा के देंगी। मैंने कहा फिर भी मुझे इससे डर लग रहा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मशीनें वो फायदा नहीं दे पाई जो तुम सोच रहे हो, फिर तुम क्या करोगे? आपने कहा सर और मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह वो वक्त आने नहीं देंगे। मैंने कहा वर्स्ट में वर्स्ट सोचो, वर्स्ट में वर्स्ट। तुम अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देखते रहे, लेकिन मशीनें तुम्हें वो फायदा नहीं दे पा रही जो सोच रहे थे, प्रोडक्ट तुम्हारी नहीं चली या अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर तुम क्या करोगे? आपने कहा सर करना क्या है, आके आपसे सॉरी करेंगे और आपकी मशीनें वापस कर देंगे। मैंने कहा अब ये बताओ अल्लाह के बंदे, उन मशीनों का जिनका पाकिस्तान में लोग नाम भी नहीं जानते, उनका मैं पाकिस्तान में क्या करूंगा? कुछ समझे बात को? मैंने कहा समझने की कोशिश करो। अभी चंद थोड़ी देर पहले कुछ लोग आए थे, उन्होंने बोला टोयोटा करोला गाड़ी लीज पे चाहिए। मैंने कहा यकीन करो 5 मिनट लगे हमारे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होने में, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं घबराया। इसलिए नहीं घबराया, टोयोटा करोला किसको नहीं चाहिए? अगर मैं खरीद के इसको दे भी दूंगा और ये पैसे नहीं भर पाया या रोता हुआ आ गया मुझे अपनी गाड़ी वापस दे लो, भाई मैं लेके हाथों हाथ कैश में गाड़ी को मार्केट में बेच दूंगा, या लोग लाइन में खड़े हुए सेकंड हैंड गाड़ी को लीज पे लेने के लिए किसी और को दे दूंगा। लेकिन ये स्पेशलाइज मशीनें हैं, इनका मैं करूंगा क्या? कोई है ही नहीं इसका इस्तेमाल करने वाला। क्या स्क्रैप में बेचूं इन मशीनों को? मैंने कहा भाई बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है ऐसी मशीनों में, माजरत कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। आपने फिर बोला सर कुछ तो कोशिश करें, कुछ तो हिम्मत करें, कुछ तो गुंजाइश निकालें, कॉन्ट्रैक्ट बनाए, बातचीत बनाए, हमें मशीनें वाकई में चाहिए। मैंने कहा देखो यार मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट बनाता हूं, लेकिन पता है किन टर्म्स एंड कंडीशन पे? नॉर्मली मैं कोशिश करता हूं सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ ओनरशिप लेसी पे डाल दूं, लेकिन तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो मैं पता है कोशिश क्या करूंगा, ऑल द रिस्क ऑफ ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू लेसी। एक ओनर के सारे रिस्क अगर बर्दाश्त करने पे तैयार हो तो बात करो। आपने क्या बोलना है? चलें सर ठीक है, स्पेशलाइज एसेट है, हमारे अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता, आप रिस्क ऑफ ओनरशिप सारे हम पे डाल दें। यकीनन जब रिस्क ऑफ ओनरशिप डालूंगा साथ में आप क्या मांग लोगे? रिवॉर्ड मांग लोगे। तो बेटा जब स्पेशलाइज एसेट होता है ना, स्पेशलाइज्ड, जिसके इस्तेमाल करने वाले कम लोग होते हैं, तो लेसर अपने आप को सेव करता है, और अपने आप को सेव करने के लिए रिस्क ऑफ ओनरशिप किस पे डाल देता है? वो लेसी पे डालने की कोशिश करता है। अब 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1, क्या लीज टर्म खत्म होने के बाद ओनरशिप लेसी पे ट्रांसफर कर दोगे? इफ यस, फाइनेंस लीज। क्या तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा? फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर 3, क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज्ड नेचर का है? यस सर, इफ यस, फाइनेंस लीज। क्या लीज टर्म इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? एटलीस्ट 75%, जब भी फाइनेंस लीज। पॉइंट नंबर डी को सिर्फ देख लो, क्यों रोका है समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है एट द इंसेप्शन डेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट। पर रुक जाओ यहीं पर, झगड़ा किसका आ गया? प्रेजेंट वैल्यू का। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालकर समझाने के लिए कोई डेटा चाहिए, और डेटा सवाल का चाहिए। तो अगली क्लास में जब सवाल कराऊंगा उस वक्त समझाऊंगा कंडीशन नंबर डी क्या है। इतना सुन लो, जब कोई कंडीशन नहीं मिलती,
कंडीशन नंबर डी ही मिलती है। ये वाहिद कंडीशन है, 99.9% सवाल में मिलेगी ही मिलेगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जब भी निकालोगे, एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट बनेगी बनेगी। मेरा भाई यहां तक समझ में आ गया? लीज की क्लासिफिकेशन किसने करनी है? लेसर ने। किसने करनी है? लेसर ने। ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इस आईएएस में आगे जाके पैराग्राफ आएंगे, लेसर फाइनेंस लीज के अलग पैरा आएंगे, लेसर ऑपरेटिंग लीज के अलग पैरा आएंगे। अब बेटा जी अगली क्लास को मिस नहीं करना है। अगली क्लास में अब मैं इसका प्रैक्टिकल शुरू कर दूंगा। लीज का बिजनेस कौन कर रहा है, लेसी या लेसर? लेसर। मुश्किल काम लेसर का है, आसान काम किसका है? लेसी का। पहले लेसी को निपटा लेना। हम पहले लेसी को निपटाएंगे ताकि उसके बाद फिर लीज का कारोबार भी समझ सके। ठीक है सर जी, इंशाल्लाह अगली क्लास जब भी लगती है हम प्रैक्टिकल को शुरू कर देंगे। अल्लाह हाफिज।